जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope you all fine. Welcome to your new class AS Accounting 9706. I am Muhammad Zahid. So today's class is for introduction AS Accounting. आप में से जिन बच्चों ने O3 में अकाउंट्स पढ़ा है वो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी। सो अगर आप देखें तो अकाउंट्स के there are 3 papers throughout our A levels. Paper 1, this is MCQs. Paper 2, structured questions. Paper 3, structured questions. AS में there are only 2 papers. Paper 1 इसकी वेटेज 30% है और पेपर 2 इसकी वेटेज 70% है। जब हम A2 का पेपर देते हैं, there is only paper 3, no MCQs, only 1 paper, structured questions paper. तो फाइनल ग्रेड हमारा कैसे बनता है? पेपर 1 हो जाता है 15%, पेपर 2 35% और पेपर 3 को 50% वेटेज के साथ हमारा फाइनल ए लेवल्स का ग्रेड बन जाता है। नेक्स्ट, पेपर 1 की थोड़ी डिटेल बताई गई है कि पेपर 1 जो कि MCQs का पेपर है, देयर आर 30 MCQs और मार्क्स इसके 30 हैं। टाइम हमें दिया जाएगा 1 आवर। इसको सिलेबस में से कैसे कवर किया जाता है ये हम जल्द सीखेंगे कि 30 MCQs को कैसे एग्जामिनर सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज पेपर 2। AS का जो पेपर 2 है इसके टोटल मार्क्स है 90 और जो टाइम हमें दिया जाता है दैट इज 1 hour 30 minutes, मीन्स 90 minutes। ज्वाइन करना तो जी, जो पेपर की डिटेल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स, दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिस इज ऑफ 15 मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन 15 मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं दीज आर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज ऑफ 30 मार्क्स, दिस इज फ्रॉम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिन बच्चों ने O3 में अकाउंट्स पढ़ा है, जितनी भी आपने अकाउंटिंग सीखी है दैट इज ऑल बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आपको AS में होगा। कि क्या है ये इंशाल्लाह हम जल्द सीखेंगे। सो 4 क्वेश्चंस का ब्रेकअप आपको बताया गया। इसके बाद आपके सामने सिलेबस कंटेंट्स हैं जो फुल फ्लैट सिलेबस हमने कवर करना है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक एंड BRS। इससे पहले जो बेसिक डबल एंट्री है वो तो अंडरस्टूड है कि डबल एंट्री के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो मेन टॉपिक्स हैं दे आर कैश बुक एंड BRS। उसके बाद डे बुक्स, लेजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स, कंट्रोल अकाउंट्स, रिकॉन्सिलेशन। जिन बच्चों ने O लेवल्स में पढ़ा उनको याद होगा कि यहाँ पे हमने कंट्रोल अकाउंट्स सीखे थे। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन जो है वो हम AS में सीखते हैं, O लेवल्स में रिकॉन्सिलेशन नहीं है। उसके बाद डबल एंट्री एरर्स या करेक्शन ऑफ एरर्स। देन एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सेम एडजस्टमेंट्स हैं जो कि O लेवल्स में बच्चों ने सीखी, दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इररिकवरेबल और बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, depreciation of non-current assets, accruals and prepayments, and capital expenditures and revenue expenditures. These are common adjustments जो कि हमने सीखनी होती हैं किसी भी फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब ही हम इन एडजस्टमेंट्स में एक्सपर्ट होंगे then we will be able to attempt sole traders final accounts
क्वेश्चन। तो सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट्स, देन पार्टनरशिप बिजनेस फाइनल अकाउंट्स, ये सेम लाइक ओ लेवल्स, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा। तो हम फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे दो तरह के हम सीख रहे होंगे, सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप बिजनेस फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे जो नई चीज है जो कि ओ लेवल्स में नहीं थी, दिस इज पार्टनरशिप चेंजेस। पार्टनरशिप चेंजेस के कोई भी ऐसी रीजन जिस वजह से पार्टनरशिप चेंज हो जाए वो हम सीखेंगे, और जब पार्टनरशिप चेंज हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग हमने कैसे करनी है ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे। सो इफ यू सी हियर इज एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, कि जैसे दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने थर्ड को एंटर कर लिया, देन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, के तीन लोग काम कर रहे थे उनमें से कोई एक छोड़ के चला जाए या किसी एक की डेथ हो जाए, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे हम करेंगे। इसके बाद है भाई म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट मीन्स के तीन लोग काम कर रहे हैं, ना कोई छोड़ के गया है ना ही कोई न्यू एंटर हुआ है, बस उनमें कुछ मामला जो पहले एग्रीड थे उसमें उन्होंने चेंजिंग कर ली। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी एक ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है तो जाहिर है जिसने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है वो प्रीवियस वन एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं चलेगा, डेफिनेटली वो चाहेगा कि एक नया एग्रीमेंट तय हो। तो इस तरह से पार्टनरशिप चेंजेस को हम समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस आर देयर कि भाई पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। अब ये आपके लिए टोटली न्यू एरिया होगा इन योर ए लेवल्स। O3 में या O लेवल्स में हम सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस फाइनल अकाउंट्स सीखते हैं। इसी तरह से एक नया टॉपिक है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कि देयर आर स्टेजेस कि जब पार्टनरशिप बिजनेस एंड हो जाता है ड्यू टू सम डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स या ड्यू टू हैवी लॉसेस, बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। तो इवन बिजनेस बेशक बंद हो रहा हो, बीइंग अकाउंटेंट हमने एक्सपर्ट होना होता है। इन दैट सिचुएशन हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है या पार्टनर्स को कितने पैसे हमने दे के घर भेजना है, तो ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके बाद है जी कंपनी अकाउंट्स, जायंट स्टॉक कंपनी फाइनल अकाउंट्स, पूरा इसका नाम है, शॉर्टली हम इसको कंपनी अकाउंट्स भी कह लेते हैं। तो ये भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा कि कंपनी की फाइनल अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं, इसको यहाँ पे हम और ज़्यादा डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हमने सीखी थी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल। तो जो हमने ओ लेवल्स में रेशियोज सीखी वो सारी भी, और थोड़ी सी फर्दर ऐड करके हम रेशियोज का टॉपिक हम यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन जो ओ लेवल्स में सीखी थी वो सारी की सारी रेशियोज यहाँ पे इंक्लूडेड है, सो उनको आपने भूलना नहीं है। देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम, ये अकाउंट्स का एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉपिक होता है कि जब हम हर तरह की अकाउंटिंग सीख जाते हैं तो एग्जामिनर जो है वो इस तरह से सिनेरियो बनाता है कि वैल्यूज आर मिसिंग, और हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हमने लर्न किए होते हैं उनको यूज करके हमने वो सिनेरियो मैनेज करना होता है कि वैल्यूज आर मैनिपुलेटेड इंटेंशनली, तो हमने उसको फिर ठीक करके तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड हियर। तो बेसिकली इससे पहले हम जितना भी अकाउंट्स सीख चुके होंगे वो सारे का सारा यहाँ पे यूज होगा टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। डरे नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है। थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ इंशाल्लाह हम ये भी मैनेज करना सीख जाएंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक है आपके लिए, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस प्लानिंग, के अकाउंट्स जो नॉलेज है वो बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई होता है, कैसे यूज होता है। इस टॉपिक को हम शॉर्ट फॉर्म में बजटिंग भी कह सकते हैं, टू प्रिपेयर बजट्स। बजट की डेफिनेशन इटसेल्फ क्या है कि व्हेन वी थिंक अबाउट फ्यूचर सिटिंग टुडे, कि हम अपने रिसोर्सेज को सामने रखते हैं और सोचते हैं कि हम आने वाले 6 मंथ्स में, एक साल में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अकाउंट्स का नॉलेज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं है, A2 में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल से है, लेकिन यहाँ पे इसका इंट्रो बहुत अच्छे से हम इंशाल्लाह करेंगे। अब ये जो लास्ट 3 आप बुलेट्स देख रहे हैं ये भी बिल्कुल न्यू हैं, और ये वो 3 टॉपिक्स हैं, 3 बुलेट्स हैं जो आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो आपको कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फ्रॉम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बेसिकली लास्ट 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, और यूं कह लें कि जो लास्ट 3 बुलेट पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें एक पूरा क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं उससे पहले जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं दे आर ऑल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो लास्ट 3 बुलेट पॉइंट्स दीज आर बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 30 मार्क्स का, और ये डैम श्योर है ऐसे ही एग्जामिनर ने बनाना है। इससे पहले लास्ट 3 बुलेट से पहले जितने भी आपने टॉपिक्स देखे हैं दे आर ऑल बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें से हमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो अब ये कौन कौन से हैं? एक तो ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस प्लानिंग, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स आर हेयर। ये क्या हैं, कैसे हमने सीखना है, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको समझाया जाएगा। दीज आर इजी, डरना नहीं है आप लोगों ने। ये है कि नया एरिया है, इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ती है, बिल्कुल नई चीज़ें होंगी बेशक जिन्होंने ओ लेवल्स में पढ़ा भी हुआ है। सो ये है जी पूरा सिलेबस जो कि हमने आने वाले दिनों में कवर करना है। आप देखेंगे कि जिस फ्लो में इस वक्त टॉपिक्स लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट इसी फ्लो में हम इनको कवर कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही फ्लो जो है वो फॉलो हो रहा होता है। सो गुड लक। ये है इंट्रोडक्शन फॉर द पेपर। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक का पहला सिलेबस का पहला टॉपिक है इसका भी हमने इंट्रो करना है, कैश बुक एंड DRS। और अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा ये पूरा नहीं हो जाना, बहुत थोड़ा सा होगा, आप तसल्ली रखें। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपने सिलेबस के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, किसी भी हवाले से आपने पूछ लेना है इफ़ यू हैव एनी क्यूरी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला टॉपिक जो हमने सीखना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक सिलेबस का, दिस इज कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। होप यू रिमेंबर, ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक, व्हाट इज कैश बुक, एंड हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो लेट्स रिवाइज। हियर इज कैश बुक। Definition आप देख सकते हैं, a day book or a ledger account in which receipts and payments are recorded. Simple definition: a day book or a ledger account in which receipts and different payments are recorded. It is maintained by business office. Means ये हम अपने business office में maintain करते हैं, prepare करते हैं। तो सिंपल डबल एंट्री जो यहाँ पे फॉलो की जाती है, वी नो वेरी वेल कि व्हेन वी मेक डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जब हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द बैंक तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। ये बड़ी सिंपल सी डबल एंट्री है। तो ये सिंपली कैश बुक को हमने सीखा। अभी हम
इसकी वर्कशीट में जाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कैश बुक का फॉर्मेट समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सो कैश बुक की प्रैक्टिस आज के दिन में हमने कर लेनी है। कल की क्लास में फिर हम सो ऑन बैंक स्टेटमेंट को सीखेंगे और बैंक स्टेटमेंट की डबल एंट्री, देन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये चलिए, ये तो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट, स्लाइड्स एटसेट्रा आपको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हैं, हियर इज द फॉर्मेट जो कैश बुक हम प्रिपेयर करते हैं। इफ यू सी हियर आर मल्टीपल कॉलम्स, आपने पहले भी ये देखा हुआ है। तो ये जो जहां भी ये 3 लाइंस लगी हुई हैं, दिस वन लाइन, ये वाली जिसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली, दिस इज द डिवाइडिंग लाइन। इससे लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड इससे जो राइट साइड है दैट इज क्रेडिट साइड। तो जो लेफ्ट साइड है हमारी विच इज डेबिट साइड, दीज आर रिसीव्ड्स साइड, रिसीव साइड, यहाँ पे हमने सारी रिसीविंग्स रिकॉर्ड करनी होती हैं। और जो राइट साइड विच इज क्रेडिट साइड, ये पेमेंट साइड है, यहाँ पे हमने पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं। सो डेट, डिटेल्स, डिस्काउंट्स अलाउड, कैश एंड बैंक। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इफ वी रिसीव इन कैश फॉर्म, रिकॉर्ड इन द कैश कॉलम, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, जिस पार्टी से हमें रिसीविंग हुई है, इधर डेट आ जाएगी। और एंड इफ वी रिसीव थ्रू चेक, रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, डेट आ जाएगी। और इफ देयर इज एनी डिस्काउंट अलाउड विद द रिसीविंग व्हेन वी मेक रिसीव्स फ्रॉम एनी कस्टमर, अगर हमने उसको कोई डिस्काउंट दिया है तो वो हम डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिखते चले जाएंगे। पेमेंट साइड पे आ जाएं तो इफ देयर इज एनी पेमेंट थ्रू कैश इन कैश फॉर्म, रिकॉर्ड इन द कैश कॉलम, यहाँ पे डिटेल्स में उस सप्लायर का नाम आ जाएगा या उस कैटेगरी का नाम आ जाएगा। जैसे हमने रेंट की पेमेंट की है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, वट एवर वी पेड, तो वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, इधर डेट। एंड इफ वी पे थ्रू चेक, रिकॉर्ड इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स एंड डेट। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आपने देख के कॉपी कर लेना है रजिस्टर पे और उसके अंदर फिर रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये 2 क्वेश्चंस वर्कशीट के साथ ही शेयर किए जाएंगे। एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे अंडरस्टैंडिंग की बेस पे। हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, वी हैव सफिशिएंट टाइम इंशाल्लाह। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि a 3 column cash book for a wine wholesaler is to be written up from the following details: balance of and the relevant discount accounts in the general ledger shown. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओपनिंग बैलेंसेस कैश का है 620 और बैंक का 7142। तो हम दोनों को डेबिट साइड पे लिख देंगे, कैश कॉलम में और बैंक कॉलम में। उसके बाद 2 मार्च को क्या हुआ, दी फॉलोइंग पेड देयर अकाउंट्स बाय चेक। सो इट मीन्स के दीज आर द कस्टमर्स, दे हैव पेड देयर अकाउंट्स टू अस। When they have paid to us, it means we have received from these customers. So the following paid their accounts by check means कि customers ने हमें payment की है and we have received from these customers, and in each case deducting 5% cash discount. अब जी स्लिक हमारा एक कस्टमर है, उससे हमने 260 हमारा रिसीवेबल था, इसका 5% आप कैलकुलेट करें तो वो कोई 13 पाउंड बन जाते हैं। तो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है 247 वी रिसीव। अब जो 13 पाउंड है वो आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में और रिमेनिंग अमाउंट 247 विल बी इन द बैंक कॉलम और डिटेल्स में नाम आ जाएगा जी स्लिक। डेट में हम लिख देंगे 2 मार्च। ऑन द सेम डेट देयर इज अनदर रिसीविंग फ्रॉम पी फिश टी ओल्ड। तो हर एक का हमने 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके डिस्काउंट अलाउड में लिख देना और बाकी की अमाउंट हमने रिसीविंग साइड मींस डेबिट साइड पे
बैंक कॉलम में लिखते चले जाएंगे क्योंकि दीज आर रिसीविंग बाय चेक। नंबर 4 मार्च को क्या हुआ, हियर इज अ पेमेंट बाय चेक और ये रेंट की पेमेंट है। एज दिस इज अ पेमेंट सो रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड मींस क्रेडिट साइड और इसको आप बैंक कॉलम में लिखोगे 430 की पेमेंट और डिटेल्स में लिख दोगे रेंट अकाउंट, डेट में 4 मार्च। नंबर 6 मार्च को क्या हुआ जी, एफ ब्लैक लेंट अस 5,000 पेइंग बाय चेक। एफ ब्लैक लेंट अस मींस के एफ ब्लैक ने हमें लोन दिया है। इट मींस व्हाट, इसको आप स्ट्रेट वे पढ़ें, वी हैव बोरोड फ्रॉम एफ ब्लैक, कि हमने एफ ब्लैक से लोन लिया है। वी हैव बोरोड फ्रॉम एफ ब्लैक। अब ठीक है, लोन तो हमने ले लिया, लेकिन हमने कैसे सोचना है कि इट्स अ रिसीविंग इन द बिजनेस। when this is a receiving, record on the receiving side means debit side in the bank column और 5,000 अमाउंट आ जाएगी और डिटेल्स में हम लिख देंगे एफ ब्लैक, डेट है 6 मार्च। 8 मार्च को क्या किया जी, we paid the following accounts by check, in each case deducting 2.5% cash discount। यहां पे वाज़े तौर पे देखें, सिंपल इंग्लिश है, आपने बड़े ध्यान से बात को समझना है। we paid the following, it means we are paying to these suppliers and these are payments by check, record on the bank column in the payment side और 2.5% डिस्काउंट भी है। इट मींस कि ये डिस्काउंट रिसीट कॉलम में आ जाएगा। कैसे, आर वाइट को हमने पेमेंट करना थी 720 का आप 2.5% लें तो ये कोई तकरीबन 18 पाउंड आ जाता है। तो 18 पाउंड की अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट रिसीट कॉलम में। बाकी की 702 पाउंड की जो आपने पेमेंट की है, दिस इज ऑन द पेमेंट साइड इन द बैंक कॉलम मींस क्रेडिट साइड पे। डिटेल्स में आप लिख दें आर वाइट। On the same date 8 मार्च को there are some other payments like जी ग्रीन को हमने पेमेंट की है, एल फ्लिप को हमने पेमेंट की है, लेकिन सबकी जो पेमेंट है वो 2.5%, उसमें से आप डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट हाईलाइट करेंगे, उसको डिस्काउंट रिसीव की कॉलम में लिखेंगे और जो बाकी की अमाउंट है वो बैंक कॉलम में लिखते जाएंगे पेमेंट साइड पे। उसके बाद paid motor expenses, this is again a payment but this is a payment in cash, so put in the cash column। 12 को JP pays his account of 90 pound by check, 88 deducting 2 pound cash discount। यहाँ पे डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं है बल्कि अमाउंट दे दी गई कि इट्स अ रिसीविंग फ्रॉम JP, so put on the receiving side means debit side। नंबर 15 मार्च को क्या हुआ, paid wages in cash, it's a payment of wages in cash form, so record on the payment side means credit side and in the cash column details में आप लिख देंगे wages। 18 को the following paid their accounts by check। अगर आप गौर करें तो ये सेम वर्डिंग है 2 मार्च वाली, the following paid their accounts by check। इट मीन्स के यहाँ पे कुछ और कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमें पेमेंट की है। इट मीन्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम दीज कस्टमर्स। तो हर एक को वन बाई वन मैनेज करेंगे। 18 मार्च को ए पोनी से जब हमने 540 रिसीव किया तो 540 में से 5% डिस्काउंट है जो हमने इसको डिस्काउंट अलाउड किया, तो 27 पाउंड का एक डिस्काउंट अलाउड कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। बाकी 513 इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसीविंग साइड, क्योंकि ये रिसीविंग बाय चेक है, डिटेल्स में ए पोनी आ जाएगा। इसी तरह से बी लाइन से भी रिसीविंग है और टी ओवन से भी रिसीविंग है, सो वी कैन रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। 21 इस ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से समझें। ये क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 400 फॉर बिजनेस यूज। सो ये जो विड्रॉ की गई है अमाउंट, ये बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए है। तो इसके लिए आपने क्या सोचना है कि बिजनेस का जो इस वक्त कैश है वो इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसने कैश बुक में दोनों साइड पे आना है, दोनों साइड पे। मतलब डेबिट साइड पे कैश कॉलम में क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप डेबिट साइड पे कैश कॉलम में लिख लोगे
तो डिटेल्स के कॉलम में हम लिख देंगे बैंक अकाउंट, और दूसरी तरफ जब हम जाएंगे क्रेडिट साइड पे, जब हम बैंक कॉलम में 400 पाउंड लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डिटेल्स में लिख देंगे कैश अकाउंट। और यहाँ पे जब हम डिटेल्स लिख रहे होते हैं तो साथ ब्रैकेट में छोटा सा सी लिख देते हैं, क्योंकि इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स कि ये वो एंट्री है जो कि कैश बुक में दोनों साइड पे आ रही है, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। दोबारा से समझ लें, यहाँ पे हमने कैश विड्रॉ किया एंड दिस इज अ विड्रॉ फॉर बिजनेस यूज, तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आपने इसको रिकॉर्ड करना है। इसके फौरन बाद जो ट्रांजैक्शन है ये है कैश ड्रॉइंग्स। अब देखें ये फर्क है, यहाँ पे विड्रॉ किया गया है फॉर बिजनेस यूज, लेकिन जो ड्राइंग्स हैं आपको पता है ये पर्सनल यूज के लिए, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ ले ले तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो इसकी एंट्री अब दोनों साइड पे नहीं आनी। सिंपली आप क्या सोचेंगे कि भाई कैश का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो गया है फ्रॉम द बिजनेस, और इसकी अगर आप डबल एंट्री सोच लें बेसिक लेवल पे जाके तो क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जो कैश बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसने कैश कॉलम में आना है, ओनली इन द कैश कॉलम। ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और डिटेल्स में हम लिख देंगे ड्राइंग्स। 25 मार्च को क्या हुआ, पेड WP his account of 160 by cash, 155 having deducted 5 pound cash discount। यहाँ पे भी टोटल रिसीवेबल था 160, उसमें से 155 हमें रिसीव हो गया, 5 पाउंड हमने डिस्काउंट दे दिया। जहाँ पे परसेंटेज नहीं है बल्कि अमाउंट के साथ आपको डिस्काउंट बता दिया गया, सो 5 पाउंड आप लिख दें डिस्काउंट अलाउड में। 155 आपको कैश रिसीव हुआ है, नॉट बाई चेक, सो पुट इन द कैश कॉलम। ऑन द डेबिट साइड मींस रिसीविंग साइड, डिटेल्स में आप लिख दें WP, डेट है 25 मार्च। 29 मार्च को क्या हुआ, अबाउट फिक्सर्स पेइंग बाई चेक 720, हमने फिक्सर्स बाय किए हैं और हमने पेमेंट की है बाई चेक, सो इट्स अ पेमेंट। सो पुट ऑन द क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड, बैंक कॉलम में आप लिख दें 720 और डिटेल्स में लिख दें ओनली फिक्सर्स। उसके बाद है जी रिसीव कमीशन बाई चेक, दिस इज अ रिसीविंग, सो पुट ऑन द रिसीविंग साइड मींस डेबिट साइड 120 इन द बैंक कॉलम और डिटेल्स में लिख दें कमीशन 31 मार्च को। तो जब हम सारी रिसीविंग्स एंड पेमेंट्स, जब हम सारी की सारी रिसीविंग्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद हमने इसको बैलेंस ऑफ करना है। बैलेंस ऑफ बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बेसिक लेवल पे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ करना सीखा था। कैसे कि ये जो कैश कॉलम है, कैश कॉलम का टोटल डेबिट साइड का टोटल और कैश कॉलम का टोटल क्रेडिट साइड, दोनों कैश कॉलम्स का हम डिफरेंस लेंगे, मतलब दोनों का पहले टोटल लेंगे और जो डिफरेंस है वो हम लोअर साइड पे लिख देंगे। बहुत अच्छे से समझ लें, कैश कॉलम का टोटल दोनों साइड पे दिया जाएगा, तो कैश कॉलम को कैश कॉलम के साथ हमने कंपेयर करना है। इसके बाद बैंक कॉलम का टोटल, तो बैंक कॉलम का टोटल ऑन द डेबिट साइड और बैंक कॉलम का टोटल ऑन द क्रेडिट साइड, दोनों का हम टोटल करेंगे और डिफरेंस लेंगे, द डिफरेंस विल बी ऑन लोअर साइड। याद रखें डिस्काउंट के कॉलम्स को टोटल तो किया जाता है लेकिन इसका बैलेंस शीट ही नहीं निकाला जाता क्योंकि इनके आगे हमने सेपरेट लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं, वो लेटर ऑन समझ आ जाएगी कि ये चीज कैसे मैनेज होती है। सो जो बैलेंस शीट ही हमने निकालना है दैट इज ओनली फॉर कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है नेक्स्ट क्लास से पहले क्योंकि ये प्रैक्टिस आपने की होगी तो जो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग्स है वो समझ आनी है कि बैलेंस शीट के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करेंगे, कैश बुक के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन होनी है, देन इसके कंपैरेटिवली बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज होती है। सो ये आपने प्रैक्टिस लाजमी कंप्लीट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से कर सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने पूछ लेना है। सो गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।